सबसे लास्ट छोर वाला यानी कि सबसे पश्चिमी क्षेत्र में जो लास्ट राज्य होता है कौन होता है? गुजरात। कौन होता है? गुजरात। यानी सबसे लास्ट में जो राज्य होता है पश्चिमी छोर में वह होता है गुजरात। और साउथ में जो होता है उससे बोलते हैं तमिलनाडु। क्या बोलते हैं? तमिलनाडु। क्या बोलेंगे? तमिलनाडु। और पूर्वी क्षेत्र में होता है अरुणाचल प्रदेश। क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पे होता है लद्दाख। क्या होता है? लद्दाख। तो यहाँ कर्क रेखा का मतलब हुआ 23.5 डिग्री अक्षांश। 23.5 डिग्री क्या हुआ? अक्षांश। कर्क रेखा का मतलब हुआ 23.5 डिग्री अक्षांश। और यह जो हमारे भारत से होकर गुजरती है कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। और इसको बोलते हैं कर्क रेखा। इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। यानी 23.5 डिग्री अक्षांश पर जो होता है उसे बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। और इसको बोलेंगे 23.5 डिग्री अक्षांश जो दक्षिणी गोलार्ध में है उसको बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? श्वेत रेखा। तो पृथ्वी को जो बीचों बीच भाग से विभक्त करती है, जो अक्षांश बीचों बीच भाग से बांटती है उसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। और इसका विषुवत रेखा भी कहते हैं इसको, और भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। यानी इस रेखा को भूगोल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जियोग्राफी, यानी कि ज्योग्राफी। क्या बोलेंगे? जियोग्राफी। जियो का मतलब होता है भूमि। जियो का मतलब क्या होता है? भूमि। और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन। क्या होगा? वर्णन। तो हम भूगोल में पढ़ेंगे यानी जियोग्राफी में पढ़ेंगे भूमि का वर्णन। क्या करेंगे इसमें? भूमि का वर्णन। जियो जो होता है, जियो का अर्थ होता है भूमि और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन। तो भूमि वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे पृथ्वी। पृथ्वी की आकृति देखेंगे। आकृति जो अगर कहा जाए, पृथ्वी की आकृति कैसी होती है? गोलाकार। गोलाकार यानी गोल। क्या हो जाएगा? गोल। पृथ्वी की आकृति जो कैसी होती है? गोलाकार गोल होती है। उसके बाद देखेंगे इसका निर्माण। निर्माण कैसे हुआ है? तो निर्माण जो है धूल कण तथा गैस से। धूल कण तथा गैसों से। यानी कि पृथ्वी की आकृति जो है गोलाकार यानी गोल है, और इसका निर्माण जो हुआ है धूल कण तथा गैसों से हुआ है। ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे यानी ज्ञान जो है क्लियर हो गया कि पृथ्वी की आकृति जो होते हैं गोलाकार होते हैं, और निर्माण जो हुआ किससे? धूल कण तथा गैसों से हुआ है। अब पृथ्वी के मेन संरचना के बारे में देखेंगे, जिसका क्या होता है, कैसे होता है। जैसे यहाँ पर हम पृथ्वी की आकृति बना लेते हैं। यहाँ पर बनाया हमने पृथ्वी। अब यह पृथ्वी जो है गोलाकार होती है। आपको आकृति बताया कि पृथ्वी की आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है। इसका निर्माण जो हुआ है धूल कण और गैसों से हुआ है, यानी धूल कण तथा गैसों से हुआ है। तो यहाँ पर जो है
जैसे कहा जाए कि पृथ्वी में जो है दो तरह की रेखाएं खींची जाती है। एक जो होता है क्षैतिज, एक क्या होता है क्षैतिज, एक हो गया क्षैतिज, और एक जो होता है लंबवत। ठीक है, क्या बोलते हैं लंबवत। तो यह जो रेखा खींची गई है पृथ्वी पर क्षैतिज के अनुदेश, इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। याद रखिएगा, जो पृथ्वी के बीचों बीच भाग से गुजर रही है उस रेखा को 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। उसके बाद है, इसी को बोलते हैं, अभी इसके बारे में हम जो बाद में बताएंगे तो बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे तब, अभी केवल इसके बारे में। और इसके अनुदिश ऐसे कई सारी रेखाएं खींची जाती हैं, जैसे यहाँ पर हो जाता है ऐसे, यहाँ पर मतलब ऐसे बहुत से ऐसे रेखाएं यहाँ पे खींची जाती है। तो बताएंगे कि इस तरह से इसमें कितनी रेखाएं होती है और कितनी जो है अक्षांश होती है। यह जो है रेखा है, अक्षांश भी इसको कहते हैं, रेखाएं भी कहते हैं। तो बताएंगे कि यहाँ से जो बीच लाइन का जो सेंटर यानी 0 डिग्री अक्षांश है उसके नीचे कितनी अक्षांश होती है और उसके ऊपर कितनी अक्षांश होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान रखिए कि पृथ्वी को जो बीचों बीच भाग से जो विभक्त करती है वह अक्षांश जो है 0 डिग्री अक्षांश कहलाता है। क्या कहलाता है 0 डिग्री अक्षांश। उसके बाद यहाँ पर हो गया, इसका नाम जो है हम इसको बोल सकते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोल सकते हैं भूमध्य रेखा, इसको बोल सकते हैं भूमध्य रेखा, या बोल सकते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलेंगे विषुवत रेखा। क्या बोलेंगे विषुवत रेखा। तो पृथ्वी को जो बीचों बीच भाग से विभक्त करती है, जो अक्षांश बीचों बीच भाग से बांटती है उसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। और इसका विषुवत रेखा भी कहते हैं इसको, और भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं भूमध्य रेखा। यानी इस रेखा को 3 नामों से जाना गया, 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो है, अगर हम यहाँ से, तो हमारा जो यहाँ से जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है, ऊपरी वाला हिस्सा यह होता है उत्तर साइड में, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं पश्चिम साइड में। क्या बोलते हैं पश्चिम साइड में। तो यहाँ से देख रहे हैं कि यह जो है वृत्त जो पूर्ण गोला का है। क्या है पूर्ण गोला। लेकिन जैसे इसको बीच से लाइन डिवाइड किए, यानी कि लाइन खींचा गया, तो यह ऊपर वाला हिस्सा अर्धगोला और नीचे वाला हिस्सा अर्धगोला, यानी कि 2 अर्धगोला में विभक्त हो गया। तो 2 अर्धगोला जो विभक्त होता है वह ऊपर वाले गोलार्ध को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। इसको क्या बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। यानी जो ऊपर वाला जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हिस्सा है इसको क्या बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। ठीक है। अब यहाँ से जो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ से जो नीचे वाला हिस्सा है ये वाला, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब कहा जाए कि पृथ्वी के जो 0 डिग्री अक्षांश है, अगर वहाँ से यहाँ तक लास्ट बिंदु तक यहाँ पर जाया जाए, और यहाँ से हम होते हुए अगर यहाँ तक जाए लास्ट बिंदु तक, यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है। ठीक है, यहाँ से ऐसे होकर जाएंगे तो यहाँ पे एक बिंदु मिलेगा, मतलब यहाँ पे अंत होगा, और इधर से जाएंगे तो यहाँ पर अंत होगा। तो यहाँ पे जो बिंदु मिलता है इस बिंदु को क्या कहते हैं, तो इस बिंदु को जो है उत्तरी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव। अब इसके बाद उसी तरह से विपरीत चलेंगे, तो यहाँ से जब हम ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे एक बिंदु खत्म होगी, और फिर इधर से होते हुए जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे एक बिंदु मिलेगी। इस बिंदु को हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। इस तरह से दक्षिणी गोलार्ध हुआ। अब कहा जाए
कि इसमें जो हमने बताया कि अक्षांश रेखाएं होती है, क्या होती है? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं होती है और अक्षांश होती है। इसमें देखें कि यहाँ से ऊपर तक और यहाँ से नीचे तक, यानी कि यहाँ से उत्तर साइड में और यहाँ से दक्षिण साइड में, तो उत्तरी गोलार्ध में कितनी अक्षांश होती है और दक्षिणी गोलार्ध में कितनी अक्षांश होती है। तो यहाँ पे जो है कहा जाए कि उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों की संख्या जो होती है, टोटल जो होती है कितना कितना हो जाता है? 90। यानी अक्षांशों की संख्या, यानी उत्तरी गोलार्ध में कहा जाए यहाँ पर कि उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश की संख्या, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 90 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? यानी कि 90। कितने हो जाएंगे? 90। और इसी के अंदर अक्षांश जो होते हैं 90 होते हैं। और कहा जाए कि क्या बोलते हैं, रेखाएं कितनी हो जाएगी? अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाएगी? तो उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाएगी? तो क्या करते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में से एक अक्षांश को घटा दी जाती है। क्यों घटा दी जाती है? क्योंकि यहाँ पे जो है दूरी जो न्यूनतम हो जाती है, ध्रुव पर सभी अक्षांश जो यानी कि रेखाएं जो मिल जाती है जी खत्म हो जाती है, इसलिए यहाँ पे एक बिंदु क्या कर देते हैं, एक बिंदु को घटा दी जाती है। तो यहाँ पे 90 में से 90 में से घटाएं, कितना बचेगा? 90 में से जब एक घटेगा तो बचेगा कितना? 89। यानी उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाएं जो होती है 89 होती है। कितनी होती है? 89। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 89। उसके बाद जो है यहाँ से अगर आगे चले, पीछे चले, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में, किस गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में जब जाएंगे यहाँ पे देखेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश की संख्या कितनी होती है। तो सेम उतना ही होता है, जो जितना होता है उतना ही। तो दक्षिणी में भी दक्षिणी में अक्षांश की संख्या कितनी हो जाएगी? तो दक्षिणी में भी, यानी दक्षिणी गोलार्ध में भी अक्षांश की संख्या हो जाएगी 90, यानी कि 90 हो जाएगा। उसके बाद इसी में जो है रेखाएं कितनी हो जाएगी? तो रेखाएं जो हैं हो जाएगी कितनी? कितना? 89, यानी कि 89। कितनी हो जाएगी? 89। अगर कहा जाए कि बताइए कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो कुल अक्षांशों की संख्या यहाँ पे बताते हैं। कुल अक्षांशों की संख्या यहाँ पे हो जाएगा कुल अक्षांशों, कुल अक्षांशों की संख्या। तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी? 90 इधर और 90 इधर, कितना हुआ? 180। यानी कि कुल मतलब सब, कुल माने कितना? सब। तो 90 और प्लस 90 कितना हो जाएगा? 180। और यह 0 डिग्री अक्षांश है, इसको मिला देकर कितना हो जाएगा? यानी कि 80, 90 में 90 जोड़ेंगे तो 80, और 80 में एक 0 डिग्री अक्षांश को मिला देंगे तो हो जाएगा 81। यानी कहने का अर्थ हुआ टोटल जो होते हैं 181 अक्षांश होते हैं। अक्षांशों की कुल संख्या कितनी होती है? तो अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? कुल जो होती है 181। अगर कहा जाए कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, कुल कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है? कुल अक्षांश रेखाएं, कुल अक्षांश रेखाएं बराबर हो जाएगी कितना? तो कुल अक्षांश की रेखाएं कितनी हो जाएगी? यहाँ पे कुल नहीं, कुल अक्षांश की संख्या जो 181 है ना, तो यहाँ पे तुमको बताया ना कि यहाँ पे बताया गया कि जितने भी जो है यहाँ पर जो है जो लास्ट वाले जो अक्षांश होती है उसको घटा दी जाती है, यानी ऊपर से घटा देंगे और नीचे से घटा देंगे। तो कहने का अर्थ हुआ ऊपर वाले गोलार्ध में 89 और नीचे वाले गोलार्ध में क्या हो गया? 89। तो 89 89 जोड़ेंगे कितना होगा? 89 89 जब जोड़ेंगे तो 9 9 18, 89 89 जोड़ देते हैं। 89 89 जोड़ने पर 9 9 18 के 8 हासिल 1, 8 8 16, 16 1 17। कितना हो गया? 17।
यानी कि 178, और 178 में यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कुल अक्षांशों की संख्या हो जाती है कितना, 189। कितनी हो जाएगी, 189। यानी कुल अक्षांश रेखाएं जो हो जाती है 189 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 189। याद रखिएगा कि अगर यहाँ से कुल अक्षांशों की संख्या 181 और कुल अक्षांश रेखाएं जो होती है 189 होती है। कितनी होती है, 189। ठीक है, तो आप पूरी तरफ से देख सकते हैं कि जितने भी हम यहाँ पे चीज़ लिखे गए हैं उनको सबको जो है आप याद कर लीजिएगा कि कौन सा जो है क्या किसको क्या कहते हैं, उस तरह से। अब कहा जाए मेन बात, जब कहा जाए कि पृथ्वी में जो है अगर अक्षांश के अलावा 2 अन्य और रेखाएं होती है जिसको हम कहते हैं कि 23.5 डिग्री पर, कितने डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर तो 23.5 डिग्री पर जो अक्षांश होती है उसको बोलते हैं, अगर उत्तरी गोलार्ध में हो और नीचे गोलार्ध में हो तो ऊपर वाले गोलार्ध के लिए दूसरा नाम और नीचे वाले गोलार्ध के लिए दूसरा नाम बोला जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो 0 डिग्री देशांतर पर, यानी नहीं अक्षांश पर, 0 डिग्री अक्षांश पर जो रेखा होती है, जो यह दोनों रेखाएं जो होती है 23.5 डिग्री पर, कितना डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर, ये भी जो होते हैं 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर, यह दोनों अक्षांश का जो नाम है क्या है, दोनों अक्षांश का जो नाम है इसका और इसका, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। यानी 23.5 डिग्री अक्षांश पर जो होता है उसे बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलेंगे, कर्क रेखा। और इसको बोलेंगे 23.5 डिग्री अक्षांश जो दक्षिणी गोलार्ध में है उसको बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं, मकर रेखा, मकर रेखा बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, और जो दक्षिणी गोलार्ध में होता है उसे क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मकर रेखा। ठीक है, तो अभी जो हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में, कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, हमारा भारत जो होता है किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ पर देखेंगे कि अक्षांश जो होते हैं, मान लो कि यहाँ से जो अक्षांश है, कहा जाए कि अक्षांश जो है इनके बीच जो स्थान है उसको क्या कहते हैं, कितनी दूरी होती है, प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है, अगर इसको देखना है तो कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ पे तो हमारा क्या हो गया, यह तो हो गया 0 डिग्री अक्षांश, क्या हो गया, 0 डिग्री अक्षांश, यानी कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, क्या हो गया, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ पे जो स्थान है या यह जो स्थान दिखाई दे रही है, जितने भी जो यहाँ पर जो अक्षांश के बीच की दूरी है उसकी दूरी कितनी होती है, उसकी दूरी जो है कितनी होती है देखेंगे। तो कहने का अर्थ हुआ प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी जो होती है एक दूसरे का, यानी एक जो अक्षांश के बीच की दूरी है वह जो होती है दूरी कितनी होती है, यानी यहाँ पे लिखेंगे अक्षांशों के बीच की दूरी, अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो अक्षांशों के बीच की दूरी जो होती है 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 111 किलोमीटर। याद रखिएगा कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। कितनी होती है, 111 मीटर। उसके बाद कहा जाए कि अक्षांशों के बीच की स्थान क्या होता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाती है। या देखिए अक्षांशों के बीच की स्थान क्या कहलाती है, यानी कि अक्षांशों के जो बीच के स्थान होते हैं, देखिए ये स्थान, ये अक्षांश और यह अक्षांश, जो यहाँ पर जो बीच में जो स्थान दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे जो स्थान देखा जा रहा है, यानी प्रत्येक अक्षांश में कोई न कोई बीच में स्थान दिखाई दे रही, खाली स्थान दिखाई दे रही है। तो यह अक्षांशों के जो बीच की दूरी होती है उस अक्षांश की दूरी को बता दिए कि यहाँ पे कितनी होती है, कुल जो 111 किलोमीटर होती है। तो इस स्थान को क्या बोलते हैं,
जो यहाँ पे जो खाली स्थान होते हैं उस स्थान को बोलते हैं कटिबंध। क्या बोलेंगे? कटिबंध। क्या बोलते हैं जी? कटिबंध। याद रखिएगा कि अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। यानी यह स्थान जो है हमको दिखाई दे रही खाली स्थान, इसको बोलते हैं कटिबंध। क्या बोलेंगे? कटिबंध। ठीक है। इसके बाद इधर जो है कहा जाए कि नीचे वाला हिस्सा में हमने बताया कि 23 डिग्री 23.5 डिग्री जो रेखाएं अक्षांश रेखा उसको कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और जो नीचे वाले में जो यानी दक्षिणी गोलार्ध में होता है उसे क्या बोलते हैं? मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। तो हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में, किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में जो यह कर्क रेखा जो है हमारे भारत से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? भारत से होकर गुजरती है। ठीक है। तो देखेंगे कि जो हमारे भारत से होकर गुजरती है तो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कर्क रेखाएं जो है हमारे भारत से किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, इसको देखेंगे। देखिए कर्क रेखा जो है हमारे भारत से होकर जो गुजरती है कितनी राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा का मतलब क्या हुआ? कर्क रेखा का मतलब हुआ 23.5 डिग्री अक्षांश। 23.5 डिग्री क्या हुआ? अक्षांश। कर्क रेखा का मतलब हुआ 23.5 डिग्री अक्षांश। और यह जो हमारे भारत से होकर गुजरती है कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। ठीक है। यानी हमारे जो है भारत में जो यह कर्क रेखा गुजरती है जो 23.5 डिग्री अक्षांश कहलाता है। क्या कहलाता है? 23.5 डिग्री अक्षांश, जो हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन 8 राज्यों का नाम मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे देखेंगे कि कैसे जो है किन किन राज्यों से गुजरती है। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि यह हमारे जो है कर्क रेखा जो है भारत से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो पहला होता है गुजरात। पहला क्या होता है? गुजरात। पहला हो जाएगा गुजरात। पहला हो गया गुजरात, यानी गुजरात से होकर के जाती है। उसके बाद दूसरा हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। यानी राजस्थान से यह जो कर्क रेखा जो गुजरती है। उसके बाद तीसरे स्थान पर आता है मध्य प्रदेश। क्या हो जाता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। और चौथा स्थान में आ जाता है, चौथा स्थान में छत्तीसगढ़। क्या होता है? छत्तीसगढ़। और पांचवें स्थान पे आ जाता है झारखंड। क्या जाता है? झारखंड। पांचवें स्थान पर झारखंड। ठीक है। उसके बाद छठे स्थान पे हो जाता है पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। उसके बाद जो है 1 2 3 4 5 6 7वां हो जाएगा त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। त्रिपुरा से होकर गुजरता है। और 8वां हो जाता है और 8वां हो जाता है मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। मिजोरम। तो यह इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा जो है गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। जो भारत में जो हमारी कर्क रेखा जो गुजरती है वह इन्हीं 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा जो है गुजरती है। जो जिस तरह से हमने नाम लिखा आप देख सकते हैं कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कहने का अर्थ हुआ यह एक लाइन में है, एक कतार में है। हम जो है यहाँ पर जाते हैं, इसे पृथ्वी का जो यह हिस्सा कहलाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यह इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वेस्ट बोलते हैं। तो कहने का अर्थ हुआ कि हमारा जो है भारत का सबसे लास्ट छोर वाला यानी कि सबसे पश्चिमी क्षेत्र में जो लास्ट राज्य होता है कौन होता है? गुजरात। कौन होता है? गुजरात। यानी सबसे लास्ट में जो राज्य होता है पश्चिमी छोर में वह होता है गुजरात। और साउथ में जो होता है उसे बोलते हैं तमिलनाडु। क्या बोलते हैं? तमिलनाडु। क्या बोलेंगे? तमिलनाडु। और पूर्वी क्षेत्र में होता है अरुणाचल प्रदेश। क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पे होता है लद्दाख। क्या होता है? लद्दाख। तो यहाँ पे जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र में जो राज्य पाया जाता है उसको बोलते हैं गुजरात। पूर्वी क्षेत्र में जो राज्य मिलता है उसे अरुणाचल प्रदेश। और जो
उत्तरी छोर में जो राज्य है उसे लद्दाख बोलते हैं, और जो साउथ में यानी दक्षिणी में है उसे बोलते हैं तमिलनाडु। तो कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ पे एक सिलसिलेवार रूप से पहले आएगा गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यह एक लाइन से, जैसे यहाँ से मान लीजिए कि हम कर्क रेखा गुजार रहे हैं, तो कर्क रेखा इसे होकर गुजरेगी, ऐसे कर्क रेखा होकर क्या कर रही है, गुजर रही है। ठीक है, तो यह जो हो गया पश्चिम से पूरब की दिशा लगातार जा रही है। यह कर्क रेखा जो है पश्चिम से पूरब की तरफ लगातार जा रही है। तो इसी तरह से कर्क रेखा जो यह गुजरा हुआ है इन राज्यों से होकर के। अगर कहा जाए पूरब से पश्चिम जाइए कर्क रेखा का अनुदिश, तो क्या हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो पश्चिम से कैसे हो जाएगा, पश्चिम से पूरब जाना हो तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यह इन 8 राज्यों से होकर के भारत से जो है कर्क रेखा जो है गुजरती है। आप भी इन चीज़ों को याद रखिएगा।